तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से। आई नो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है आपके लिए, ठीक है, बिकॉज इसके ये एक तरह से एक बड़ा चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सब चैप्टर्स आ जाते हैं। सब चैप्टर्स इन द सेंस लाइफ प्रोसेसेस का मतलब ऐसे प्रोसेसेस जो बॉडी को मेंटेन करते हैं, और वो हमें पता है कौन कौन से होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। तो ये जो चार हमने लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने हैं ना ये पूरे चैप्टर के अंदर, ये एक तरह से अपने आप में चैप्टर है। आप समझ रहे हो? जैसे लाइफ प्रोसेसेस में पहला हो गया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अपने आप में इतना बड़ा है कि वो एक अलग ही चैप्टर आप मान लो, ठीक है। फिर रेस्पिरेशन एक एक तरह से सब चैप्टर्स हैं, चार सब चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो ये चार हम कवर करेंगे। डू नॉट वरी, सब आराम से हो जाएगा। मेरे साथ पढ़ रहे हो ना आप, फिर टेंशन लेने की बात है ही नहीं। बिकॉज जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा बोर्ड में, उससे बाहर नहीं आएगा। जो मेरे नोट्स हैं वो करके जाओ, एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। दैट्स माई गारंटी, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद लाइफ प्रोसेसेस। बट बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ द वीडियोज, ओके। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस से। बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमें ये बताते हैं कि हम कोई भी चीज़ को अलाइव कब मानते हैं। हम अलाइव मतलब जिंदा। जिंदा हम उसे तब मानते हैं जब हम उसके अंदर कोई विजिबल मूवमेंट देखते हैं। विजिबल मूवमेंट मतलब या तो वो मूव कर रहा हो जो कि हमारी आंखों को दिख रही है, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि यूजिंग विजिबल मूवमेंट, यानी जो आंखों को दिखाए ऐसी दिख सके ऐसी मूवमेंट अकेली नहीं डिफाइन करती कि कोई जिंदा है या नहीं जिंदा है। क्योंकि कुछ चीजें, कुछ मूवमेंट्स मॉलिक्यूलर लेवल पे भी होती है जो कि इनविजिबल होती है आंखों को। ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स तो दिखते नहीं है ना, लेकिन मूवमेंट तो हो रही है ना मॉलिक्यूल्स की। दैट मीन्स लाइफ इज देयर, लाइफ एग्जिस्ट्स, राइट। अब जैसे कि वो बेसिकली इससे यही कहना चाह रहा है कि जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेसेस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो आप देख नहीं सकते, लेकिन वो प्रोसेसेस हो रहे हैं तभी तो हम जिंदा है ना। दैट मीन्स दोज प्रोसेसेस आर सपोर्टिंग लाइफ। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हर बार ये नहीं होता कि जो चीज़ हिल रही है या विजिबल है कि ये हिल रही है तो वही जिंदा है, ऐसे नहीं होता। इन कई बार इनविजिबल मूवमेंट्स भी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब वो अगला पॉइंट ये कहते हैं कि वायरसेस के बारे में ना, ये ना एक्चुअली कंट्रोवर्सी है कि वायरसेस सच में जिंदा होते हैं या नहीं जिंदा होते हैं। अब ऐसे क्यों कह रहा है वो? क्योंकि ये कंट्रोवर्सी इसलिए आई बिकॉज वायरस जब किसी होस्ट के बाहर होते हैं ना, होस्ट मतलब किसी बॉडी के बाहर होते हैं, तब वो ऐसे होते हैं जैसे कि उसके वो जिंदा है ही नहीं। दे बिहेव लाइक डेड, दे डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट। लेकिन जैसे ही वायरस किसी होस्ट यानी किसी जिंदा बॉडी के अंदर आता है, तब वो एकदम से ऐसे एक्ट करने लग जाता है जैसे कि वो अलाइव है। तो ये कह नहीं सकते कि वो सच में अलाइव है या नहीं, जिंदा हैं ये, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या नहीं। वायरसेस के बारे में ये कंट्रोवर्सी है। ये दो पॉइंट्स मैंने इसीलिए इंक्लूड किए कि अगर बाय चांस छोटा बहुत, वैसे तो इससे क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड में, लेकिन अगर आते हैं तो आप हैंडल कर सको, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं, क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको भी बताया, लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस दैट हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी। जो बॉडी की मेंटेनेंस के लिए प्रोसेसेस जरूरी हैं उनको कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया आपको कितने लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने हैं क्लास 10th में? 4। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। अब दो तीन लाइनें पढ़ लेते हैं हर एक के लिए, बिकॉज इंट्रोडक्शन ही है अभी। तो इन डिटेल तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। बट ये मैं क्यों लाइंस आपको पढ़वा रहा हूँ, बिकॉज हो सकता है बोर्ड में ना, क्योंकि ये पिछले सालों में हुआ है, एक दो लाइन में ना आ जाते हैं कि विच प्रोसेस इज दिस। आपको एक लाइन दे देते हैं जो उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करती है, आपको डायरेक्टली उस प्रोसेस का नाम पूछ लेते हैं। तो इसीलिए मैंने लाइंस लिखी हैं, ठीक है। देखो पहला क्या है, वैसे तो बहुत ईजी है यार, बच्चे को भी समझ आ जाएगा। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है? खाना खाना इज न्यूट्रिशन, राइट, हिंदी में बोले तो। ओके, प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी इज फूड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म to the inside. So taking in food from outside to the inside, this process is called nutrition. Simple. अच्छा, अब respiration क्या है? The process of acquiring यानी getting oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food. हमने खाना खाया, लेकिन वो खाना से एनर्जी तभी निकलेगी जब खाना टूटेगा। तो उस खाने को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है जो कि हम बाहर से अंदर लेते हैं।
तो इस प्रोसेस को जिसमें हम ऑक्सीजन को बाहर से अंदर लेते हैं, और सिर्फ बाहर से अंदर लेना ही नहीं, साथ की साथ ऑक्सीजन खाने को तोड़े, इस दोनों स्टेप्स को मिला के कहते हैं रेस्पिरेशन। बात समझ में आई? अच्छा, अब बीच में ना उन्होंने, मैं अभी बताता हूँ, पहले ये सब कंप्लीट कर देता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच द फूड एंड ऑक्सीजन, जो हमने खाना खाया और जो हमने अंदर ऑक्सीजन ली, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। एंड जो ऑब्वियसली जब खाना ब्रेक डाउन होगा, सब कुछ होगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी जनरेट होते हैं, तो उनको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? और ऐसे ये काम करने के लिए, फॉर टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स, कौन सा प्रोसेस काम करता है? दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, अब ये दो इंपॉर्टेंट लाइंस एनसीईआरटी में लिखी है, दैट इन केस ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड मतलब यूनिसेल्युलर, एक ही सेल है, ठीक है, जिनके पास नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स आर टेकिंग इन फूड, कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता उसका जो कि खाना अंदर लेता है। जैसे हमारे पास, हम ह्यूमन बीइंग्स के पास, हम क्या हैं? वी आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, वी आर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। हम अंदर खाना किस ऑर्गन से लेते हैं? माउथ, है ना? लेकिन ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता खाने लेने, अंदर लेने के लिए, या गैस एक्सचेंज करने के लिए। हम O2 अंदर लेते हैं और CO2 बाहर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ नोज, राइट? सो नोज इज अ स्पेशल ऑर्गन वी हैव गॉट, राइट? एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो ये सब सिंगल ऑर्गेनिज्म को करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते। बिकॉज वाई? अभी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। बिकॉज द एंटायर सरफेस, पूरी की पूरी, यार एक ही तो सेल है इन ऑर्गेनिज्म के पास, हम तो कितने सारे सेल्स के से मिलके बने हैं ना, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से एक ही सेल है। तो वो पूरा का पूरा सेल, द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कंटैक्ट विद द एनवायरमेंट। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं या रिमूवल ऑफ वेस्ट हैं, खाना अंदर बाहर लेना, ये सब सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, डिफ्यूजन मतलब बेसिकली सिंपली द एक्सचेंज होना बाय द कंप्लीट सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के लिए डिफ्यूजन से सारी नीड्स पूरी हो जाती हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से के अंदर सिंपल डिफ्यूजन हमारी रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी कर सकता है, बिकॉज हमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स चाहिए। क्यों? द रीजन इज ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी में नॉट बी इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट। ऑब्वियसली आप कहोगे जो हमारी स्किन वगैरह है वो तो डायरेक्टली कंटैक्ट में है, लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, इनसाइड ऑफ द सेल्स, है ना, तो वो तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कंटैक्ट में नहीं है। तो वो कैसे डिफ्यूजन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस या खाना वगैरह लेंगे? तो इसीलिए हमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन चाहिए होते हैं। बात समझ में आई? अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर, फटाफट से हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस? इसका रीजन साफ साफ आपको इस लाइन के अंदर मिल रहा है, जो कि मैंने अभी भी आपको समझाया भी है। तो आई होप सो यू कैन राइट इट ऑन योर ओन। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट? हम क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं? कि हम क्या करते हैं ऑब्वियसली, तो हम तो विजिबल मूवमेंट्स देखते हैं। हम देखते हैं कि अगर अच्छा कोई ऑर्गेनिजम्स मूव कर रहा है और वो मूवमेंट हमें आंखों से दिखाई दे रही है, तो हम कहते हैं वो जिंदा है। लेकिन असल में तो मूवमेंट्स मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हो सकती है जो कि इनविजिबल हो। तो इसका मतलब वो पूछ रहे क्राइटेरिया जो हम यूज करते हैं, दैट इज विजिबल मूवमेंट्स इन द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म? तो ऑर्गेनिज्म आउटसाइड रॉ मटेरियल्स कौन से यूज करता है? वो जो रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं कौन से? फूड हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया। सो दैट्स वेरी सिंपल, हम फूड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वाटर लेते हैं, तो ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं जो कि ऑर्गेनिज्म लेता है। ठीक है। फोर्थ इज, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? अभी अभी मैंने आपको 4 प्रोसेसेस का नाम बताया, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। अभी मैं ये वीडियो नहीं ख़त्म कर रहा, अभी थोड़ा लंबा है, हमें वी हैव टू स्टार्ट विद न्यूट्रिशन नाउ। ठीक है, आज की क्लास में आई हैव टू कंप्लीट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वेरी इजी इट इज़। अब समझो न्यूट्रिशन। अभी अभी ऊपर मैंने बताया बाहर से अंदर खाना खाना, ठीक है, बेसिकली फूड, टेकिंग इन फूड, ठीक है, टू प्रोवाइड फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी। आप
घर पे सब कुछ काम वगैरह, स्टडी करते हो, खेलते हो, उसके लिए एनर्जी चाहिए ना। एनर्जी लेने के लिए खाना खाना पड़ेगा ना। तो इस खाने खाने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं लेमन लैंग्वेज में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। जो जिंदा हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं? तो देखो दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। पहले है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब क्या? ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। एंड दूसरी तरफ सेकेंड कैटेगरी के क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स जैसे कि एनिमल्स हो गए, ठीक है, फंजाई हो गए, तो ये हो गए हेट्रोट्रॉफ्स। अच्छा, अब heterotrophs can also be as human beings, ठीक है। now autotrophs, how do they obtain their food? By performing photosynthesis, yes, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। plants prepare their own food with the help of photosynthesis, ठीक है। एंड photosynthesis के लिए क्या यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। हालांकि वो आगे डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे हम, लेकिन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन समझ लो। और हेट्रोट्रॉफ्स जैसे कि एनिमल्स और फंजाई, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब या तो हेट्रोट्रॉफ्स डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, या फिर इनडायरेक्टली कैसे खाते हैं? जैसे हम ह्यूमन बींग्स एनिमल्स को खाते हैं, तो एनिमल्स ने प्लांट खाया होगा, फिर हम एनिमल्स को खा रहे हैं ना, तो वो इनडायरेक्ट वे हो गया प्लांट खाने का ह्यूमन बींग्स का। एंड डायरेक्टली भी ह्यूमन बींग्स प्लांट्स खाते ही हैं, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी लाइन लिखी थी एनसीईआरटी, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू टेक चांस, बोर्ड्स पता नहीं क्या पूछ ले, बिकॉज ये हो सकता है इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स के बारे में। व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर बायोकेटलिस्ट्स। व्हाट आर बायोकेटलिस्ट्स? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बायोकेटलिस्ट्स? कंप्लेक्स सब्सटेंसेस जो हम इनटेक करते हैं, दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन, राइट, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया, इनटू सिंपलर वंस। तो ब्रेक डाउन करने के लिए हमें बायो कैटलिस्ट का यूज़ करना पड़ता, मतलब होते हैं बॉडी के अंदर बायो कैटलिस्ट जो कि ये काम करते हैं, और उनको एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज बेसिकली द मेथड बाय विच food is prepared by autotrophs. Autotrophs मतलब green plants, ठीक है। and what is that method called? It is called photosynthesis, ठीक है। so autotrophic nutrition is carried out by plants with the help of photosynthesis. photosynthesis is the process by which plants make their own food. अब photosynthesis एक process है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए प्लांट को। तो वो क्या है रॉ मटेरियल्स? कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, पानी मीन्स वाटर, ठीक है। so carbon dioxide and water react in the presence of sunlight and chlorophyll to and they get converted into carbohydrates. यानी जो खाना फाइनली बन जाता है प्लांट के अंदर, उस खाने का नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स उस खाने का नाम है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, आई थिंक ये आपकी इन टेक्स्ट में भी है, हाउ डू प्लांट गेट देयर रॉ मटेरियल्स, फ्रॉम वेयर डू दे गेट? सबसे पहले पानी की अगर मैं बात करूं, पानी तो प्लांट्स को सॉइल से मिलेगा, राइट, विद द हेल्प ऑफ रूट्स, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, ओके। नॉट ओनली लीव्स, स्टेम पे भी प्रेजेंट होते हैं एंड बहुत जगह पे, ठीक है। अदर मटेरियल्स लाइक कुछ मिनरल्स भी चाहिए होते हैं ना, वो कौन कौन से? जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन और मैग्नीशियम, दीज आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। अब इन चार जो ये मिनरल्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, इनमें से नाइट्रोजन के बारे में स्पेशल कुछ गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए। नाइट्रोजन इज टेकन अप इन टू वेज। नाइट्रोजन को प्लांट्स दो तरीकों से अब्जॉर्ब कर सकते हैं। नंबर वन इज डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ठीक है। एंड सेकेंड वे इज इनडायरेक्टली फ्रॉम जो एटमोसफेयर के अंदर N2 गैस, दैट इज नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है ना, वहां से ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो काफ़ी वर्ड इक्वेशन हो गई बेसिकली, ये तो मैंने काफ़ी सिंपल टर्म्स में आपको बता दिया, लेकिन अब आपको ये इक्वेशन लिखनी आनी भी चाहिए, बिकॉज ये बोर्ड ने पहले एक नंबर में पूछी है दैट राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप कैसे लिखोगे? आप बेशक बैलेंस करके ना लिखो, सिंपल भी लिख दो, CO2 प्लस H2O। CO2 इज व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O इज वाटर, तो CO2 प्लस वाटर एंड एरो के ऊपर लिखो क्लोरोफिल, नीचे सनलाइट। CO2 plus water in the presence of chlorophyll and sunlight get converted into carbohydrates. Carbohydrates का कॉमन नेम है ग्लूकोज, ठीक है। फॉर्मूला है ग्लूकोज का C6H12O6, ठीक है।
प्लस साथ में 2 बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। बाय प्रोडक्ट्स मतलब मेन प्रोडक्ट दैट इज कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ और एडिशन में क्या बन रहा है, दोज आर कॉल्ड बाय प्रोडक्ट्स। तो इसमें क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रही है एक तो, और वाटर भी बनता है, ठीक है। तो एक ये पूरी इक्वेशन का रट्टा करो। बैलेंस्ड वैसे तो याद ही कर लो, 6 12 एंड 6 हो सकता है बैलेंस्ड पूछ लें। एक्चुअली 6 12 1 6 6 कोएफिशिएंट्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये तो यार मैंने बच्चों वाली 7th क्लास में 8th क्लास में पढ़ते थे ये। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल है। लेकिन असल में जब प्लांट ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, इतना आसान नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस इन रियलिटी अकर्स इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल जो कि प्लांट के लीव्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो क्लोरोफिल ये ग्रीन कलर्ड पिगमेंट अब्जॉर्ब करती है सनलाइट की लाइट, ठीक है। अब्जॉर्ब हो गई सनलाइट, क्लोरोफिल पहले से था। क्लोरोफिल क्यों, यही रीजन है क्लोरोफिल क्यों चाहिए प्लांट को। दिस क्लोरोफिल और दिस ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल अब्जॉर्ब्स द सनलाइट, ठीक है। अब सनलाइट हमने अब्जॉर्ब कर ली। अब ये जो सनलाइट है ना, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। एंड जो रूट्स ने पानी लिया था, वो पानी के मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाते हैं किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। क्या आपको बात समझ में आई। तो अगर आप यहाँ ये जो देख रहे हो ना, इसके अंदर ये जो ऑक्सीजन आ रही है ना एज अ बाय प्रोडक्ट, ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, पानी का मॉलिक्यूल जब टूट रहा है उससे ऑक्सीजन आई है जो ये बनी है प्रोडक्ट के अंदर। क्या बात समझ में आई। फिर आप कहोगे ये हाइड्रोजन का क्या काम, ये हाइड्रोजन भी तो बनी है, हाइड्रोजन भी हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोजन का ये काम है रिडक्शन। हाइड्रोजन हेल्प्स टू रिड्यूस। अगर आपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो मैंने इसी चैनल पे वीडियो डाली हुई है वो देखा है, तो मैंने रिडक्शन समझाया है। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हेल्प्स टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं ना बच्चे, दिस इज ड्यू टू दिस रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोजन। समझ में आया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि दीज स्टेप्स, ये जो 3 स्टेप है, ये ज़रूरी नहीं कि ऑर्डर बाय ऑर्डर ही चले, कि भी सबसे पहले अब्जॉर्ब होएगा फिर कन्वर्ट होएगा फिर रिड्यूस होएगा, ऐसे नहीं। ये कोई भी स्टेप कभी भी हो सकता है। उसने एग्जाम्पल के तौर पे दिया, और ये जो एग्जाम्पल है ना, ये इतनी बारी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ध्यान से समझो। डेजर्ट प्लांट्स के अंदर क्या होता है, डेजर्ट प्लांट्स ना रात को कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे प्लांट्स तो दिन में करते हैं ना, ग्रीन प्लांट्स तो दिन में करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब, लेकिन जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड रात में ही ना उस कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो इंटरमीडिएट बना लेते हैं, जब अगले दिन सुबह होती है, तब ये इंटरमीडिएट को तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी दैट दीज डेजर्ट प्लांट्स अब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। समझ रहे हो। रात को डेजर्ट प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं, ठीक है। ये जो इंटरमीडिएट बन गया रात को, डेजर्ट प्लांट्स के अंदर ही बैठा हुआ है, मतलब स्टोर हुआ है इंटरमीडिएट, ये टूटता है किससे, सनलाइट से। और सनलाइट कब अब्सॉर्ब करेंगे डेजर्ट प्लांट, ड्यूरिंग द डे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स बन गए फाइनली। ये जो ग्रीन प्लांट्स या जो भी डेजर्ट प्लांट, ये फाइनली कार्बोहाइड्रेट्स ही बना रहे हैं, ठीक है। वाई आर दिस कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट्स, ऑब्वियसली टू प्रोवाइड एनर्जी। हमारा खाना जो भी हम खाते हैं, इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी ना। सिमिलरली प्लांट्स का खाना क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, एंड दे आर यूज टू प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट्स, ठीक है। ओके, नाउ अब ये तो नहीं है ना कि ठीक है प्लांट्स ने कार्बोहाइड्रेट्स बना लिए, लेकिन ये थोड़ी है सारी कार्बोहाइड्रेट्स यूज कर लेगा इमीडिएटली प्लांट, ऐसा नहीं होता। जितना कार्बोहाइड्रेट प्लांट को चाहिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसके अंदर, वो उतना कार्बोहाइड्रेट यूज करता है। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स बच भी तो जाते हैं ना प्लांट के अंदर। वो जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्टोर हो जाते हैं प्लांट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और इसी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी रिजर्व ऑफ प्लांट।
तो अगर क्वेश्चन आए बोर्ड में व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व ऑफ प्लांट्स, द आंसर इज स्टार्च। ठीक है, ये आता भी है, समझ गए। अब ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन बींग्स में भी ये तो नहीं है कि जो हमने सारा खाना खाया उससे इंस्टेंटली हम सारी एनर्जी ले लेंगे, कुछ खाना हम स्टोर भी करेंगे फॉर मतलब फ्यूचर में 6-7 घंटे मतलब 2-3-4 घंटे ताकि निकल जाए। तो हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो इंटरनल एनर्जी रिजर्व है वो किस फॉर्म में है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स बच जाते हैं प्लांट के अंदर वो स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, जो खाना हमारी बॉडी के अंदर बच जाता है लेटर एनर्जी यूज के लिए वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये थोड़े नाम नए हैं, ठीक है, आपको समझना है। नाउ कम्स इज द फर्स्ट डायग्राम ऑफ बायोलॉजी। ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए बच्चों, आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, ड्रॉ करना आना चाहिए बिकॉज यू नेवर नो, दे टेल यू टू ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, यू नेवर नो। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि जो ये आप ग्रीन डॉट्स देख रहे हो ना, these green dots are called chloroplasts. Oh god, एक second. Yes, these green dots are called chloroplasts and these chloroplasts contain this green colored pigment called chlorophyll. क्या बात आप सभी बच्चों को समझ में आई? ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इसीलिए क्योंकि इसके अंदर ग्रीन कलर की पिगमेंट है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, और क्लोरोफिल का अभी अभी मैंने आपको यूज़ बताया है, टू अब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। ठीक है, ओके। नाउ अब एक एक्टिविटी हमने पढ़नी है, और ये मतलब लाइफ प्रोसेसेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो इसीलिए मैंने इसको डिटेल में लिया है। एन एक्टिविटी विच डेमोन्स्ट्रेट्स, अब इस एक्टिविटी का एम क्या है, टू शो दैट क्लोरोफिल इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। ठीक है, इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या ले रहे हैं, वी आर टेकिंग अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड लीव्स मतलब कलर्ड लीव्स, जैसे कि आप मनी प्लांट ले सकते हो या क्रोटोन। क्रोटोन भी एक तरह का प्लांट होता है जिसके लीव्स कलर्ड होते हैं। ठीक है, तो आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है। ठीक है, फिर आपको इस प्लांट को डार्क रूम के अंदर रखना है 3 दिन तक। क्वेश्चन आता है क्यों, क्यों हमें 3 दिन तक अंधेरे वाले कमरे में रखना है प्लांट को, सो दैट रीजन, ये आंसर याद करना है आपको, कोई भी वो रीजन बोर्ड में पूछ सकता है, सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। ऑब्वियसली प्लांट है तो उसने कुछ ना कुछ पहले से पुराना उसके अंदर स्टार्च, उसकी लीव्स के अंदर स्टार्च भरा पड़ा होएगा ना, तो जब हम प्लांट को डार्क रूम में रख देंगे ना तो सारा स्टार्च जो पहले से बना हुआ होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज हमें फ्रेश स्टार्च बनाना है, हम नहीं चाहते कि पुराना स्टार्च रहे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वी वॉन्ट टू कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। क्वेश्चन इज वाई डू वी वॉन्ट टू कीप द प्लांट for sunlight in sunlight for 6 hours, so that fresh food is prepared, fresh food in the form of starch gets prepared by the plant, एक नया स्टार्च बने प्लांट के लीव्स के अंदर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू डिप द लीफ ऑफ द प्लांट इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। द क्वेश्चन इज वाई, हम बॉइलिंग वाटर में बॉयल क्यों करते हैं लीफ को, तो आंसर इज सो दैट द लीफ बिकम्स सॉफ्ट एंड द सेल वॉल गेट्स डिस्ट्रॉयड। ये आपको याद करना है, लीफ को सॉफ्ट बनाने के लिए हम उसे बॉईल करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लीफ को जो सॉफ्ट हो चुका है उसको इमर्स करते हैं, यानी डालते हैं एक बीकर के अंदर जिसके अंदर अल्कोहल डला हुआ है, यानी एक अल्कोहल सोल्यूशन के अंदर हम बीकर के अंदर डालते हैं और फिर हम उसे बॉईल करते हैं। ठीक है, वी बॉईल इट ऑल्सो, यहाँ पे आप लिख सकते हो एंड वी बॉईल इट, एंड वी बॉईल इट। ठीक है, वाई, हम अल्कोहल में क्यों बॉयल करते हैं, बिकॉज अल्कोहल रिमूव्स द क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ एंड दस डीकलराइज इट। तो इसमें भी आपको ये पूरा आंसर ऐसे ही लिखना है तभी मार्क्स मिलेंगे बोर्ड के अंदर। ठीक है, ओके। नाउ केयरफुली हीट द, अब क्वेश्चन इज कि ना हमें जो ये अल्कोहल सोल्यूशन के अंदर हमने जो लीफ डाला है, हम इसको ना मतलब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि एक बीकर है, बीकर के अंदर अल्कोहल है, उस बीकर के अंदर जो अल्कोहल है उसके अंदर हमने लीफ डाला, हम इस बीकर को डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते, हम इसको ना एक वाटर बाथ के अंदर हीट करते हैं। व्हाट इज़ अ वाटर बाथ, एक और कंटेनर होता है जिसके अंदर पहले से ना पानी डाला होता है, उस पानी भरे कंटेनर के अंदर हम ये अल्कोहल वाले बीकर को रखते हैं और फिर डायरेक्ट मतलब बेसिकली इनडायरेक्टली हीट करते हैं, ये वाटर बाथ का यूज़ होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन इज कि हम अल्कोहल को डायरेक्टली हीट क्यों नहीं करते, द आंसर इज बिकॉज अल्कोहल इज हाईली इनफ्लेमेबल
इनफ्लेमेबल का मतलब अगर अल्कोहल को डायरेक्टली हीट कर देंगे ना, इट कैन ईजिली कैच फ्लेम्स, इट कैन ईजिली कैच फायर, जो कि हम नहीं चाहते ऐसा हो। इसीलिए हम अल्कोहल को डायरेक्टली ना हीट करके वाटर बाथ के अंदर हीट करते हैं। इस पे भी आप मानोगे क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ना, उनके आंसर्स ये आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। समझ के करो यार, इजी तो है, इतना मैं आपको समझा भी रहा हूँ। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ द लीफ। लीफ के कलर को क्या हो जाता है जब हम अल्कोहल में बॉयल करते हैं, तो इट गेट्स डीकलराइज्ड, ठीक है। एंड व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ द सोल्यूशन, अल्कोहल वाला सोल्यूशन, इट बिकम्स ग्रीन, बिकॉज जो क्लोरोफिल अल्कोहल ने लीफ से निकाल लिया है वो अल्कोहल में ही आ गया ना क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, तो वो क्लोरोफिल अल्कोहल के सोल्यूशन को ग्रीन बना देता है, ठीक है। ओके, नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। अब जो ये डीकलराइज्ड लीफ है, हमें इसे आयोडीन के सोल्यूशन के अंदर डिप करना है फ्यू मिनट्स तक। वाई? बिकॉज आयोडीन इज अ सोल्यूशन विच इज़ यूज्ड फॉर स्टार्च टेस्ट। अब हम स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं, इसलिए हमने आयोडीन सोल्यूशन यूज़ किया, ठीक है। इन दिस वे वेर एवर द स्टार्च वॉज प्रेजेंट इन द लीफ, दो स्पॉट्स विल टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर। दिस इज द सक्सेसफुलनेस ऑफ आयोडीन टेस्ट। जब हम आयोडीन टेस्ट कंडक्ट करते हैं ना, स्टार्च टेस्ट बेसिकली कंडक्ट करते हैं, तो क्या होता है, हम आयोडीन सोल्यूशन यूज़ करते हैं, तो जहाँ भी स्टार्च होगा ना, वो स्पॉट्स ब्लू ब्लैक हो जाएंगे आयोडीन से रिएक्ट करके, ठीक है। तो अब कंक्लूजन क्या है इस एक्टिविटी का? कंक्लूजन ये है कि जब हम कंपेयर करते हैं, वी गेट टू ऑब्जर्व दैट जो ब्लू ब्लैक स्पॉट्स अपीयर होते हैं ना, वो उन्हीं जगह पे लीफ के अंदर अपीयर होते हैं जहाँ पे पहले ग्रीन स्पॉट्स थे। जब हमने लीफ तोड़ा था ना बॉयल करने, सबसे पहले मैं बता कौन से स्टेप की बात करूँ, ये इस स्टेप से पहले डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर, इस स्टेप से पहले जब हमने लीफ को तोड़ा था ना, हमने ना ग्रीन स्पॉट्स मार्क कर लिए थे, ठीक है, और उन्हें ट्रेस कर लिया था एक पेपर के ऊपर। अब जब हमने ये ग्रीन स्पॉट्स में से ग्रीन कलर निकाल दिया अल्कोहल ने, ये सब कुछ हो गया, तो जब हमने आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया तो हमने देखा ब्लू ब्लैक स्पॉट्स आए, और वो स्पॉट्स उन्हीं स्पॉट्स पे आए जहाँ पे पहले ग्रीन स्पॉट थे, ठीक है। एंड हमें पता है कि ब्लू ब्लैक कलर आया क्यों है, क्योंकि ऑफ कोर्स जहाँ पे भी स्टार्च प्रेजेंट होगा वहीं पे आयोडीन से रिएक्ट करके वो ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा ना। यही तो काम है आयोडीन सोल्यूशन का, कि जहाँ पे भी स्टार्च होता है वो उन स्पॉट्स को ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब स्टार्च उन्हीं स्पॉट्स पे प्रेजेंट था जो कि ग्रीन थे, और ग्रीन क्यों थे? क्योंकि क्लोरोफिल वहाँ पे था। सो दैट मीन्स क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्योंकि क्लोरोफिल उन स्पॉट्स पे था, इसीलिए वो स्पॉट्स ग्रीन थे, और वो उन्हीं ग्रीन स्पॉट्स पे बाद में ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हुआ, मतलब उन्हीं ग्रीन स्पॉट्स पे स्टार्च था। इसका मतलब क्लोरोफिल ने उन ग्रीन स्पॉट्स पे स्टार्च बनाया होगा, जो कि ब्लू ब्लैक कलर शो किए ना आयोडीन से रिएक्ट करके। This clearly shows that chlorophyll is necessary for plants to perform photosynthesis. Basically photosynthesis का मतलब स्टार्च का बनना, उसके लिए क्लोरोफिल ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी, आप लिख लोगे इतनी सी लाइन, तो ये पूरी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने बात की क्लोरोफिल कैसे, मतलब क्लोरोफिल तो चलो होती है प्लांट के अंदर पहले से ही। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कैसे लेता है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था विद द हेल्प ऑफ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, राइट। तो स्टोमेटा के थ्रू ना सारी गैशियस एक्सचेंज हो जाती है। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, गिव आउट ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा ओनली, ठीक है। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है, देखो स्टोमेटा लीफ के अंदर भी प्रेजेंट है, लेकिन स्टेम के अंदर भी होती है स्टोमेटा, रूट्स के अंदर भी होती है, ठीक है। तो आई एम सॉरी, स्टोमेटा सिर्फ लीफ के अंदर होती है, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो स्टेम से भी होता है, रूट से भी होता है, ठीक है। ये नहीं कि फिर सिर्फ लीफ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, स्टेम से भी होता है, रूट से भी होता है, ठीक है। नाउ सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस थ्रू दिस स्टोमेटा, यार स्टोमेटा के ना दो फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन होता है गैसेस को एक्सचेंज करना। कौन सी गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। ये दो गैसेस का एक्सचेंज करना, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना, ऑक्सीजन बाहर छोड़ना, ठीक है। और दूसरा काम होता है स्टोमेटा का ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब आपने पढ़ा ही होगा 7th क्लास में, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। तो जब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती है ना, तब लार्ज अमाउंट ऑफ पानी भी साइमल्टेनियसली ना लॉस हो जाता है उसका भी,
ठीक है, बिकॉज दोनों चीज़ें होनी तो सिर्फ स्टोमेटा से ही है ना। तो अब अगर स्टोमेटा एक्सचेंज कर रही है गैसेस का, तो साथ के साथ ना पानी भी काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाता है उस स्टोमेटा से, ठीक है। So that is what the plant closes these pores when it does not need the exchange, basically carbon dioxide for photosynthesis. तो प्लांट अपनी मर्जी से स्टोमेटल पोर, स्टोमेटा की जो पोर्स हैं वो खोल लेता है, बंद कर लेता है। अब ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है ना स्टोमेटल पोर्स की, ये किसकी वजह से हो रही है? विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स, ठीक है। तो गार्ड सेल्स का काम क्या है? टू ओपन एंड टू क्लोज द स्टोमेटल पोर। स्टोमेटा की पोर को कहते हैं स्टोमेटल पोर, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, जब पानी गार्ड सेल्स के अंदर जाता है ना, गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्टोमेटल पोर खुल जाती है। और जब पानी गार्ड सेल से बाहर आ जाता है तो गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्टोमेटल पोर्स बंद हो जाती हैं। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग गार्ड सेल्स करते हैं, एंड ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड के किस पे करता है? द अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग इनटू द गार्ड सेल्स एंड कमिंग आउट ऑफ द गार्ड सेल्स। अगर पानी एंटर करेगा गार्ड सेल्स के अंदर तो स्टोमेटल पोर खुल जाएगी, अगर पानी गार्ड सेल से बाहर निकल जाएगा तो स्टोमेटल पोर बंद हो जाएगी, ठीक है। अब ये डायग्राम, दिस इज द सेकेंड डायग्राम दैट यू नीड टू ड्रॉ ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो ये लेबल करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। गार्ड सेल्स आर दीज किडनी शेप्ड सेल्स। ये आप देख रहे हो किडनी शेपेड सेल्स, इसको गार्ड सेल्स कहते हैं। इन गार्ड सेल्स के अंदर ये जो छोटे छोटे आप ऑर्गेनेलीज देख रहे हो, इनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। और ये गार्ड सेल्स के ये जो अंदर वाली स्पेस है, रीजन है, इसको स्टोमेटल पोर कहा जाता है, ठीक है। तो ये लेबलिंग भी अब आप कर लोगे ना। अच्छा हाँ, इस डायग्राम की भी सारी लेबलिंग आपको आनी चाहिए। अपर एपिडर्मस, ठीक है, एंड क्लोरोप्लास्ट, एयर स्पेसेस, गार्ड सेल्स, ये सब आपको लेबलिंग अच्छे तरीके से, लीफ लैमिना, मिडरिब, ये सब आपको लेबलिंग आनी चाहिए। हालांकि इस डायग्राम की इतनी लेबलिंग पिछले सालों में कभी नहीं पूछी है बोर्ड ने, लेकिन यू कैन नॉट टेक रिस्क ना, इसकी तो पूछी हुई है, ठीक है। फाइनली हमें एक और एक्टिविटी बच्चे करनी है, जिसके अंदर विच डेमोन्स्ट्रेट्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी से पहले जो मैंने आपको एक्टिविटी समझाई थी वो थी दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो पॉटेड प्लांट्स लेंगे और उन दोनों को ग्लास प्लेट के अंदर रखेंगे, और फिर इन दोनों प्लांट्स को हम ढक देंगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास जार, इन्वर्टेड ग्लास जार। अब हम क्या करेंगे, उससे पहले ना हम एक वॉच ग्लास लेंगे। वॉच ग्लास मतलब एक कंटेनर, उसके अंदर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को उस वॉच ग्लास के अंदर रख देंगे, और किसी एक, जैसे कि इस एक्टिविटी के अंदर पॉट प्लांट नंबर ए, पॉट ए के पास हमने ये वॉच ग्लास रख दिया। इस वॉच ग्लास के अंदर क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर हम इस बेल जार की मदद से दोनों प्लांट्स को, एक प्लांट जिसके साइड पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है और एक प्लांट जिसके साइड पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा हुआ, इन दोनों प्लांट्स को बेल जार से कवर कर देंगे और इन दोनों प्लांट्स को हम धूप में रख देंगे, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है? दिस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आई? ये जो इस जार के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होएगी ना, ये प्लांट को अब्जॉर्ब करने ही नहीं देगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अकेला ही सारी अब्जॉर्ब कर लेगा, CO2 गैस। तो प्लांट को कोई CO2 गैस मिल नहीं पाएगी, और क्योंकि प्लांट को CO2 गैस नहीं मिल पाएगी तो हमें तो पता है ना, फोटोसिंथेसिस प्लांट नहीं कर पाएगा और खाना भी नहीं बन पाएगा। लेकिन यहाँ पे आराम से फोटोसिंथेसिस हो पाएगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये स्कूल में काफ़ी पूछा जाता है कि वाई वैजलिन इज यूज टू सील द बॉटम। ये जो बेल जार है ना, इसको हमें सील करना पड़ता है अच्छी तरह से वैजलिन का यूज़ करके। क्यों? सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट। इसको एयर टाइट बनाने के लिए हम अच्छी तरह से सीलिंग करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, विच प्लांट शोज मोर अमाउंट ऑफ स्टार्च। बताओ ज़रा, आप बताओ किस में स्टार्च ज़्यादा आएगा? सोचो, इसमें आएगा स्टार्च ज़्यादा? नहीं आएगा यार। कार्बन डाइऑक्साइड सारी तो इस पोटेशियम KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH ने अब्जॉर्ब कर ली सारी CO2 गैस। तो प्लांट के पास CO2 गैस क्या कोई बची? जो इस जार के अंदर थोड़ी बहुत ही बची भी होगी वो भी इसने सारे ने ले ली। तो प्लांट के पास बची नहीं कोई कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बची नहीं प्लांट के पास, इसीलिए कोई स्टार्च बना ही नहीं पाएगा ना प्लांट। लेकिन ये वाला प्लांट तो बना लेगा, बिकॉज इस प्लांट के पास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं पड़ा हुआ
है ना? तो पॉट बी शोज मोर अमाउंट ऑफ वाटर, सॉरी मोर अमाउंट ऑफ स्टार्च, पॉट बी ये वाला, ठीक है, जिसकी साइड पे KOH नहीं रखा हुआ। KOH नहीं रखा हुआ तो CO2 नहीं अब्जॉर्ब होगी, यानी प्लांट CO2 जो भी इस जार के अंदर ट्रैप्ड है वो यूज करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। ओ यस, नाउ वी कंप्लीट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये पूरा आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है बच्चों। जो भी मैंने पढ़ाया सब कुछ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट कर देंगे और फिर उसके अगली क्लास में रेस्पिरेशन एंड सो ऑन विल कैरी ऑन, ठीक है। डू नॉट वरी, मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, टेंशन लेनी नहीं है, सब बढ़िया तरीके से होगा। विल कंप्लीट एवरीथिंग, डू नॉट वरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। समझ में आया तो लाइक करना, ये वीडियो लाइक आप लोग करते नहीं हो, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। एंड अपने नोट्स प्लीज़ प्रॉपर बनाते रहना। आई होप सो, मैं जैसे से एक्सप्लेन कर रहा था आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। एक ही बारी स्टार्टिंग में बन जाते हैं नोट्स, फिर एंड में नहीं बनते, एंड में बस रिविजन होती है नोट्स से, तो पहले ही बना लो, ओके। एंड या ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।